गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे मेथड ऑफ डिज़ाइन। जो हम आरसीसी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमारे पास में 3 मेथड हैं। हम पहले बता चुके हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड और तीसरा आता है हमारा लिमिट स्टेट मेथड। आज हम बात करेंगे लिमिट स्टेट मेथड के बारे में, जो आज वर्तमान में IS कोड 456/2000 में हमारा सबसे ज़्यादा प्रचलित है। IS कोड ने यह भी कहा है, जहां पर लिमिट स्टेट मेथड यूज ना हो पाए वहीं पर आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करना है, अन्यथा आप लिमिट स्टेट मेथड से ही डिजाइन करना है। ठीक है, आज हम लिमिट स्टेट मेथड के बारे में बात करेंगे। लिमिट स्टेट मेथड मतलब सीमांत अवस्था विधि। ठीक है, इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी भी संरचना के विफल होने से पूर्व हमारे पास में दो चीजें रहती हैं, एक रहता है सुरक्षा और दूसरा सेवा योग्यता। ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर है विफल होने से, फेल होने से पूर्व सुरक्षा और सेवा योग्यता की स्वीकार सीमाएं लिमिट स्टेट कहलाती है। तो हमें दो चीजों पर फोकस करना है, एक सुरक्षा सेफ्टी पर और एक सेवा योग्यता, मतलब लंबे समय तक हमारी जो स्ट्रक्चर है वो अपनी वर्केबल स्थिति में बनी रहे। ओके, दूसरा आता है हमारा, अब हमारे पास में हमने दो बताए, सुरक्षा और सेवा योग्यता। पहला आता है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, निपात की सीमांत अवस्था। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो कार्य करता है वो किस पर बात कार्य करता है? यह स्ट्रेंथ की, यह स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पर विचार करती है। पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो होता है हमारा, यह स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ पर विचार करती है। मतलब किस पर विचार करती है? सुरक्षा पर। किस पर? सुरक्षा पर। सुरक्षा। तो सबसे पहले हम जो अपनी कोई भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे वो कितना हमारा सेफ है। तो सेफ हम किन किन पैरामीटरों पर देख रहे हैं उसके। ठीक है, फ्लेक्सुरल मतलब बेंडिंग, इसको बोल रहे हैं अनमन। ठीक है, दूसरा आता है कर्तन, शियर में हमारा कितना सुरक्षित है, उसका अभिलाग मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ उसकी कितनी मजबूत है। दूसरा मरोड़ में कितना सेफ है हमारा। ठीक है, मरोड़ टॉर्सन में। फिर संपीड़न में, कंप्रेशन में हमारा कितना मजबूत है। तो हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में हम किन किन चीजों पर निर्भर करेंगे, किन किन चीजों को हम देखेंगे। सबसे पहले फ्लेक्सुरल पर, शियर, बॉन्ड, टॉर्सन और संपीड़न, हम इन चीजों पर अपना ध्यान देंगे। ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से। दूसरा आ जाता है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी मतलब सेवा योग्यता की सीमांत अवस्था। सेवा योग्यता की, ठीक है, सेवा योग्यता की सीमांत अवस्था कि जो हमारी स्ट्रक्चर है वो कितने लंबे समय तक हमारी वर्केबल बने रहे, उसकी सर्विसिबिलिटी अच्छी हो, उसकी सेवा योग्यता कितने टाइम पीरियड तक अच्छी हो। तो वो कौन कौन सी चीजों पे हम, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर है जिन पर हम गौर करेंगे। ठीक है, इसमें हम डिफ्लेक्शन पर विचार करेंगे। ठीक है, डिफ्लेक्शन हिंदी में विक्षेप, दूसरा हम क्रैकिंग, ठीक है, दरारें हमारा, और तीसरा होता है वाइब्रेशन। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन, अगर हमारे स्ट्रक्चर कोई भी बीम है, अगर वो कुछ समय बाद अगर वो डिफ्लेक्ट होता है, यदि वो गिरे नहीं फिर भी अगर थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाए तो हमें वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, हमें एक डर बना रहता है कि कल को ये गिर ना जाए। तो हमारा डिफ्लेक्शन में हम उसकी, अगर मानो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है तो उसकी जो सेवा योग्यता है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दूसरा आता है क्रैकिंग, वो कहीं से क्रैक ना हो। ठीक है, और वाइब्रेशन, कंपन ना हो, ऐसा ना हो कि अगर हमारे पास से अगर कोई वाहन जा रहा है, वो मजबूत तो काफ़ी है बट उसमें वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेशन ना हो, तब भी वो हमारा सेवा योग्यता मतलब इतना अच्छा नहीं रहेगा। सर्विसिबिलिटी की ये कंडीशन है हमारे पास में, कौन सी? डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग और वाइब्रेशन। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की हमारी कंडीशन है फ्लेक्सुरल, ठीक है, शियर, बॉन्ड, टॉर्सन और कंप्रेशन। ठीक है, अब हमारे पास में जो लिमिट स्टेट मेथड है उसके आने के क्या क्या कारण रहे जिनकी वजह से हमारा लिमिट स्टेट मेथड, सबसे पहले ये इकोनॉमिकल रहता है।
ठीक है। जो हमारी कमियां हमने वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और अल्टीमेट लोड मेथड में देखी, हमने दोनों की कमियों को क्या किया है, दूर किया है। ठीक है। इस मेथड में जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो था WSM और अल्टीमेट लोड मेथड, दोनों की जो कमियां थी हमने इनको दूर किया है। जैसे पहला जो हमारा मेथड था वर्किंग स्ट्रेस मेथड, वो था प्रत्यास्थता सीमा पर, मतलब इलास्टिक लिमिट पर। ठीक है। दूसरा हमारा था प्लास्टिक पर। तो हमने क्या है, इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों में जो कमियां थी हमने उनको दूर किया है। ठीक है। और जो हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी था, सबसे पहले हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमने प्रतिबलों पर लिया, स्ट्रेस पर लिया फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दूसरे में हमने क्या लिया, लोड पर लिया। ठीक है। और इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो ले रहे हैं, हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की जगह पर हम क्या ले रहे हैं, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है हम दोनों चीजों के लिए अलग अलग ले रहे हैं। जैसे लोड के लिए हम अलग ले रहे हैं, ठीक है, और मटेरियल के लिए अलग ले रहे हैं। ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम दोनों के लिए अलग लेने से हमारा जो सेक्शन रहता है, हम उसको एक तो इकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक है। और हम क्या करते हैं, हमारा जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेने से हमारा जो कंक्रीट है, ठीक है, और स्टील, दोनों का हमारे पास में जितनी भी उनकी स्ट्रेंथ है हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो है हमारा, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो कंक्रीट के लिए लेते हैं हम 1.5 लेते हैं। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC JEE में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए कितना रहता है, 1.5 रहता है। ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील के लिए, ठीक है, ध्यान रखना है, स्टील के लिए 1.15 लेते हैं। ठीक है। हमारा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए कितना ले रहे हैं हम, 1.5 ले रहे हैं, और स्टील के लिए कितना ले रहे हैं, 1.5 ले रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं लोड की। तो लोड की हम अलग तरीके से एक पूरा टेबल बना के देख लेंगे कि उनके लिए फैक्टर सेफ्टी हम कितनी ले रहे हैं। ठीक है। तो ये लिमिट स्टेट मेथड में हमारा, हम जो भी है इस समय जितनी भी स्ट्रक्चर ज़्यादातर हम बना रहे हैं लेटेस्ट में, हम लिमिट स्टेट मेथड के द्वारा ही बना रहे हैं। बट मैंने तुमको पहले ही बताया कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो हम यूज कर रहे हैं वो तुम्हारा डैम में यूज कर रहे हैं। ठीक है। अभी भी पानी की टंकियां बनाने में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज कर रहे हैं। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर जिनका लाइफ, अगर उनका फेल होने पर लाइफ लॉस ज़्यादा होता है, हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से ज़्यादातर हम उनको डिजाइन करते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आगे हम देखेंगे लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है। और वर्किंग स्ट्रेस मेथड दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि क्या क्या वर्किंग स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में क्या क्या हमारा डिफरेंस है, कौन सा अच्छा है, कौन सा कैसा है। बट ये मेथड जो है इस तरीके से इजाद हुए हैं, ठीक है, जब एक दूसरे की कमी को क्या किया, उन्होंने पूर्ण किया है। ओके। तो आप लोग इन चीज़ों का एक नोट्स तैयार कर लें। और हमारे पास में इस चैप्टर में सिर्फ एक और टॉपिक बचता है, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो अब हम आगे उस चीज को देख लेते हैं। ओके। अब बात कर लेते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों में अंतर की। ठीक है। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछने के लिए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। इंपोर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। और एक आपको दोनों में अंतर करने के लिए कि लिमिट स्टेट मेथड क्या क्या करता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या करता है, दोनों में एक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि लिमिट स्टेट मेथड में और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या अंतर है और किससे हम डिजाइन करें, किससे नहीं करें। ठीक है। तो हमारे पास में कुछ पॉइंट लिखे हैं हमने, पॉइंट वाइज, एक तरीके से शॉर्ट नोट्स की तरह आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है। जिससे आपको आसानी से समझ में आए। हम 1 बाय 1 सभी पॉइंटों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है आधार नियम। हमने कौन सा नियम बनाया है इसमें, जैसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिंपल मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे हम वर्क करते हैं, जैसे हमारा हुक के नियम पर आधारित रहती है। इलास्टिक लिमिट पर जो कंक्रीट को इसमें पूर्ण प्रत्यास्थ माना जाता है, कंक्रीट को, रेनफोर्स सेक्शन को, और इसमें क्या है, प्रेक्षण द्वारा उपलब्ध आंकड़ों पर डिजाइन किया जाता है। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ठीक है। हम पहले इसमें स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद में जैसे अपनी सूझबूझ के आधार पर हम क्या करते हैं, तब नियम बनाते हैं।
ठीक है, प्रेक्षण द्वारा उपलब्ध आंकड़ों पर डिजाइन किया जाता है, ठीक है, पुराने पास्ट एक्सपीरियंस पर। दूसरा आता है हमारा कंक्रीट। कंक्रीट की जो प्रकृति होती है इसमें इलास्टिक माना जाता है, कंक्रीट को इलास्टिक माना जाता है, मतलब प्रत्यास्थ माना जाता है। और कंक्रीट को इलास्टिक माना जाता है, बट ऐसा होता नहीं है। कंक्रीट हमारा इलास्टिक नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि लोड लगे तो फिर वो बढ़ जाए और जैसे लोड हट जाए तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट इलास्टिक माना जाता है, बाद में हम प्लास्टिक स्टेज को वरीयता देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा पूरा जो प्लास्टिक स्टेज पर, मतलब प्लास्टिक जो हमारा लिमिट रहती है उसी पर ये लिमिट स्टेट मेथड पूरा बेस्ड है, ठीक है। फिर आता है बाहर निर्धारण। बाहर निर्धारण जो होता है इसमें सिंपल रहता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। इसमें सूझबूझ के साथ या अनुभव के साथ में बाहर का हम निर्धारण करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में सिंपल रहता है बाहर का निर्धारण करना, और इसमें सूझबूझ के साथ में, जो पास्ट एक्सपीरियंस के साथ में, अनुभव के साथ में हम बाहर निर्धारण करते हैं। फिर आता है हुक का नियम। जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो हुक के नियम को फॉलो करता है, बट हमारा लिमिट स्टेट मेथड हुक के नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है, फॉलो नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रतिबल आरेख। जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम बनता है वो हमारा त्रिभुजाकार होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में, जैसे इस तरीके से, और लिमिट स्टेट मेथड में परवलयाकार होता है। जो हमारा प्रतिबल आरेख स्ट्रेस डायग्राम जो होता है हमारा त्रिभुजाकार, और इसमें हमारा परवलयाकार रहता है। हम डिफरेंस बता सकते हैं। दूसरा सुरक्षा गुणांक। सुरक्षा गुणांक जो लिया जाता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में प्रतिबलों पर लिया जाता है, सेफ्टी फैक्टर, और हमारा लिमिट स्टेट मेथड में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लेते हैं मटेरियल के लिए, और लोड के लिए अलग लेते हैं। जैसे हमने बताया था कंक्रीट के लिए कितना लेते हैं हमने पुराने वीडियो में बताया अभी पीछे 1.5, और स्टील के लिए कितना लेते हैं, स्टील के लिए लेते हैं 1.15, ठीक है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लिमिट स्टेट मेथड में लेते हैं। फिर आता है प्रबलन। जो हमारा स्टील होता है इसमें जो सेक्शन बनाते हैं हम बैलेंस सेक्शन बनाते हैं, या फिर ओवर रेनफोर्स सेक्शन को वरीयता दी जाती है, ठीक है। बट लिमिट स्टेट मेथड में अंडर रेनफोर्स सेक्शन को वरीयता दी जाती है हमारी। अंडर रेनफोर्स सेक्शन और ओवर या बैलेंस रेनफोर्स सेक्शन ये क्या होते हैं, इनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ही देख लेंगे इनको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये बैलेंस सेक्शन या फिर हमारा ओवर रेनफोर्स सेक्शन को वरीयता दी जाती है, यहाँ अंडर रेनफोर्स सेक्शन को वरीयता दी जाती है। आगे हम देख लेंगे, इनको अच्छे से समझ लेंगे। इकोनॉमिकल सेक्शन। तो जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम जो डिजाइन करते हैं वो हमारा इकोनॉमिकल इतना नहीं रहता है, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया है नॉट। इतना इकोनॉमिकल नहीं रहता, हमारा व्यय ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हम ओवर शेप डिजाइन कर देते हैं, काफ़ी हैवी बना देते हैं स्ट्रक्चर से, जिससे वो अनइकोनॉमिकल हो जाता है। अब हमारा इसमें लिमिट स्टेट मेथड में क्या रहता है, इकोनॉमिकल सेक्शन रहते हैं, ठीक है। सेक्शन जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है, इकोनॉमिकल रहता है, ठीक है, पूर्णतः उसकी स्ट्रेंथ का हम उपयोग कर लेते हैं। फिर आता है सेवा योग्यता, सर्विसिबिलिटी में जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्रीप पर ध्यान नहीं दिया जाता। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कि एक समय बाद जब क्रीप आएगा तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। क्रीप आता कैसे है, जब कोई स्ट्रक्चर पर डेड लोड, ठीक है, या कांस्टेंट लोड एक लंबे समय तक लगा रहता है तो उसके कारण कंक्रीट में दरारें पड़ जाती हैं, उन्हीं को हम क्रीप कह रहे हैं, ठीक है। शुरुआत में क्रीप सबसे ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा, जैसे अगर आपने स्लैब डाली हो तो कुछ समय बाद ही, जैसे अगले दिन या दूसरे दिन जाके देखते हैं तो दरारें काफ़ी दिखाई देती हैं, तो सबसे ज़्यादा शुरुआत में क्रीप होती है। फिर उसके बाद में कुछ लंबे समय तक जब डेड लोड लगा रहता है उसके कारण क्रीप देखने को मिल जाती है हमें, ठीक है। तो क्रीप पर ध्यान नहीं दिया जाता, और लिमिट स्टेट मेथड में क्या है, सभी दोषों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। सभी दोष मतलब जैसे हमारा क्रीप हो गया, वाइब्रेशन हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया, सभी पॉइंटों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अब आता है खंड माप।
जो खंड माप होते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में काफ़ी बड़े होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर बैलेंस सेक्शन या ओवर रेनफोर्स सेक्शन को वरीयता दी जाती है, इसलिए इनके जो सेक्शन होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और अनइकोनॉमिकल भी रहते हैं। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड में सेक्शन जो होते हैं उपयुक्त होते हैं, मतलब ना तो ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। ठीक है, क्योंकि हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन को डिजाइन करते हैं, और दूसरा ये हमारे इकोनॉमिकल भी रहते हैं। तो हमारे पास में वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड दोनों को हम मतलब डिफरेंस करने के लिए हमारे पास में पॉइंट है, उनके हिसाब से हम इनको अलग अलग डिफरेंस कर सकते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड कैसा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड कैसा है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या कहता है, लिमिट स्टेट मेथड क्या कहता है, और अल्टीमेट लोड मेथड क्या कहता है, हम पीछे बता चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो हमारा बेस्ड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे हम डिजाइन करेंगे सिंगली रेनफोर्स बीम की, डबली रेनफोर्स बीम की। आगे हम देखेंगे इन चीज़ों को वन बाय वन। बस आपसे एक अपील है कि आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग ग्रुपों में भेजें जहाँ से लोग जुड़ें और इन चीज़ों को जो आरसीसी हमने स्टार्ट कर रखी है उसको समझें। ठीक है, और जो थंबनेल होता है उसको प्रेस करते रहें। ठीक है, और उस पर ऐसा ना हो कि मतलब आप अपनी अटेंडेंस लगाने के लिए सिर्फ आए, ऐसा नहीं, उस वीडियो को पूरा देखें और चीज़ों को अच्छे से समझें। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करें, अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। जैसे जैसे अगर आपको कोई सजेशन देना हो कि सर आप ऐसे कीजिए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।